हेलो बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो क्लास है वो खास करके क्लास 10th के जैक बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो मैं सतीश कुमार गुप्ता आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th के फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए क्लास 10th के ये जो मैं फिजिक्स बता रहा हूं ये कौन से क्लास के लिए है, तो 10th जैक बोर्ड, 10th का जैक बोर्ड का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज जो है टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज टॉपिक जो है जैसे कि लाइट को हम लोग क्या नाम से पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, प्रकाश। तो जो हमारा प्रकाश जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है उसमें 2 चैप्टर है। ठीक है, एक में पढ़ना है आपको परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, यानी कि कहा जाए तो दर्पण और लेंस के बारे में, यानी कि मिरर और लेंस है। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मानव नेत्र एंड और रंग बिरंगा संसार। ठीक है, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है ये है हमारा विद्युत धारा से, विद्युत धारा, और एक है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको मैं मैग्नेटिज्म लिखा हूं, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये मुख्य रूप से 3 चैप्टर जो है हमारे फिजिक्स के अंतर्गत क्लास 10th में है। तो बारी बारी से हम इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रकाश के बारे में बता रहा हूं। तो प्रकाश के बारे में बात करें तो जो लेंस और दर्पण है, तो लेंस और दर्पण में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे अनुसार है वो क्या है, तो कॉन्केव मिरर और लेंस का। तो लेंस में कौन सा लेंस, तो ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक ना। इनका रे डायग्राम, इनका कौन सा डायग्राम, रे डायग्राम, यानी कि अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर का मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का जो रे डायग्राम होता है, ठीक है, यानी कि मैं जो पहला जो बात बता रहा हूं वो है आपका रे डायग्राम से। क्या किससे है, रे डायग्राम से। तो रे डायग्राम मिरर में भी होते हैं और लेंस में भी होते हैं, मिरर में भी होते हैं और लेंस में भी होते हैं। तो मिरर्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा मिरर भाई, तो कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्केव मिरर। मैं यहाँ पे फटाफट कुछ स्केच कर दे रहा हूं, तो आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो इसका रे डायग्राम आपको दिख जाएगा, या आप जहां भी पढ़ाई किए होंगे स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, तो आप नोट्स किए होंगे। आपको अगर याद हो तो मैं रिकॉल कराने का कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं पूरा बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कि जब वस्तु जो है अनंत पर होता है तो इमेज कहां बनता है, फटाफट देख लीजिए। ऐसे आप बढ़िया से कॉपी से या किताब से देख लीजिएगा। ये यहाँ पे पोल होता है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो जब वस्तु कहां पे होता है, अनंत पर होता है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो इमेज कहां बनता है भाई, तो इमेज बनता है फोकस पर। कहां बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, और क्या होता है, तो ये डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा होता है, बिंदुवत बनता है। एक कैसा इमेज है, तो ये जो है वास्तविक और उल्टा इमेज है। उसी प्रकार से धीरे धीरे हम वस्तु को क्या करते हैं, आगे लाते हैं। मैं कुछ कुछ बता रहा हूं, जैसे जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, वक्रता त्रिज्या पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, तब इमेज कहां बनता है, तो इमेज इसी पे बन जाता है। ठीक है, ये पोल है, वस्तु कहां पे है, तो वस्तु सी पे है। तो सी पे हम लगा दिए ऑब्जेक्ट को। एक रे हम लोग कैसे खींचते हैं बाबू, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कहां से जाएगा, तो जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो कहां से कटेगा, फोकस से कटेगा। दूसरा हम कहां से ले लेते हैं, फोकस से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां पे देखिए मेरा गलत जगह जा रहा है। ठीक है, ए सी पे ही बनेगा, मैं अभी जल्दबाजी में बना दे रहा हूं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इसका जो इमेज है वो सी पे ही बनता है। ठीक है, कैसा इमेज है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो ये वास्तविक इमेज बनेगा। और वास्तविक इमेज हमेशा क्या होता है, तो वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा होता है। बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रे डायग्राम, इसको क्या कहते हैं, रे डायग्राम, यानी कि चित्र आरेख कहते हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आपके नोटबुक में या आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस भी देख लेना बाबू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। इस पे भी आप थोड़ा सा विचार करेंगे। ठीक है,
इसको मैं हटा दे रहा हूं। देखिएगा, अब मिरर फॉर्मूला से जो है, मिरर फॉर्मूला से न्यूमेरिकल, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इससे जो है एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आप उसको बना लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है वो? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इन दोनों से आप एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो अगला टॉपिक है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इसको आप अवश्य देखेंगे। ऐसे मैं ये जो भी टॉपिक लिखा हूं आप इसको जरूर से जरूर देखें, अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इसके कारण क्या होते हैं, इसके निवारण देख लीजिएगा और इसका डायग्राम देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब अगला देखिए, अगला हमारा है व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये जो है आपका बोले थे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर से है ये तीन टॉपिक। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब हुआ कि आसमान का रंग, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ठीक है, जरूर देखेंगे। तो आप इसको पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कि प्रकाश के प्रकीर्णन, जैसे कि प्रकाश जो हमारा जो व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश या सूरज का जो रोशनी होता है वो 7 रंगों से मिल के बना होता है। तो जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। तो ब्लू कलर जो है, जो नीला रंग है, उसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाने के कारण आसमान का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है। मैं अभी आपको शॉर्टकट में बस क्लू बता रहा हूं, आप इसको थोरोली बुक से या जो आपका नोटबुक होगा उससे आप पढ़ेंगे। उसी प्रकार से तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके कारण से क्या है, तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये था हमारा प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही काम के हैं। कम से कम आप पूरा कोर्स पढ़ के जाइए, लेकिन अंतिम समय में जो है 11th आवर की बात करें तो आप इसको अच्छे से थोरोली देख लीजिएगा। कम से कम इतना जरूर पढ़ लेंगे। और हम लोग इतना मेहनत किए हैं, ऐसा गेस किए हैं कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन ना आए, इतना से आपको काम भर क्वेश्चन आ जाए। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में आप ओम का नियम जरूर से जरूर देखेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है बच्चों? तो ओम का नियम की अगर हम बात करें तो ओम का नियम भी बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अर्थात ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम का जो परिभाषा होगा, जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, वो देख लेंगे। और फॉर्मूला याद रखिए कि V बराबर क्या फॉर्मूला बनता है, IR। I को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, तो इसमें आपका एक इंपॉर्टेंट चीज बन रहा है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो आप जब पढ़े होंगे R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि कंडक्टर का, चालक का लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, या यूं कहे तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। उसी प्रकार से जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब होता है मोटाई। क्या होता है, मोटाई। तो ये डिपेंडेंस हो गया, इन दोनों को मिलाते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है। फिर ये बन जाता है ρL/A। तो यहाँ पे जो है ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो इससे भी आपको सवाल देखने को कल मिलेगा। अब देखिए आगे क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं शॉर्टकट में आपको ये बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं एक बता दे रहा हूं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज वाला काफी आसान होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आपको
एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को जो है हिंदी में समांतर क्रम संयोजन कहते हैं या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है? 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, और इनको इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तो एक इसका डेरिवेशन बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध या इंग्लिश में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर इसको एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, V वोल्ट के बैटरी से हम क्या किए? जोड़ देते हैं, तो बैटरी से करंट निकल जाएगा I, इसमें करंट जाएगा I1, इसमें करंट जाएगा I2 और इसमें कितना करंट जाएगा? I3। तो A और B के बीच हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, R1, R2, R3 का। तो बच्चों जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है? सेम होता है। तो सबका विभवांतर सेम है, तो मैं शॉर्ट डेरिवेशन कर रहा हूं। तो I बराबर हम लोग लिख सकते हैं V/R1, I2 बराबर लिख सकते हैं V/R2 और I3 बराबर लिख सकते हैं V/R3। तो यहां पे दिमाग लगाने वाला काम ये है कि ये जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस क्या है? I3। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R1, V/R2 और हो जाएगा हमारा V/R3। ठीक है, तो इस I को यहां पे छोड़ दिया जाए, V कॉमन लेंगे तो बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस V को अगर मैं इधर ले आऊं तो आएगा I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I/V है, तो I/V को हम लिखते हैं 1/RP। ये RP जो है इसी को कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका इसका डेरिवेशन है। इसी को अगर हम लोग थोड़ा n रेजिस्टेंस तक लिखते तो वो कंटिन्यू चला जाएगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक। तो करंट से बस आप इतना पढ़ लो, इस चैप्टर से आप क्या कर लो? इतना पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसी पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पूछ देगा कि ओम किसका मात्रक है, या उल्टा भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। इसको रिवर्स करके पूछ सकते हैं कि ओम किसका एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोध का। इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकते हैं करंट से कि बताइए कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं परिपथ में, यानी सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को बच्चों जोड़ते हैं समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में या पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, आमीटर को कैसे जोड़ते हैं? तो आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, आमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल सकता है। अब आइए अगला चैप्टर पे चुंबकत्व पर। चुंबकत्व को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहां पे देखिए जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए हैं उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या नाम है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाम है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका डायग्राम और इसका गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं इसको हम लोग। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कैसे इसका डायग्राम बनता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक तरह का काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अगर इस रेखा पर कहीं भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी बिंदु पे, तो उस बिंदु पर यह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या बताता है? दिशा बताता है। अगर इसका डायग्राम की बात करें तो हम क्या करेंगे? एक बार मैग्नेट, एक दंड चुंबक बनाएंगे। इधर में नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर में साउथ पोल हो जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है
वो कहां से कहां निकलता है? तो ये निकलता है नॉर्थ पोल से और कहां जाता है? साउथ पोल पे। बाहर में, अंदर में क्या होता है? तो अंदर में साउथ से चल के किधर आता है? नॉर्थ पे। नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाता है और साउथ से वापस कहां आता है? नॉर्थ पोल पे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ओके, अब यहां पे कुछ गुण की बात बोला है कि इसका गुणधर्म बताइए, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पे जाती है चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से कहां आती है? उत्तरी ध्रुव पर। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, तो इतना काफी है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया इसका। अगला देखिए क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। इसको आप देख लीजिए, थ्योरेटिकल चीज है। इसको ऐसे समझो, मैं समझा दे रहा हूं, लेकिन आप जो नोट्स वगैरह बनाए हैं बुक से पढ़ लीजिएगा कि जब किसी एक सोर्स पर, यानी कि एक सॉकेट समझ लीजिए, एक सॉकेट पर एक से मतलब बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? लोड दे दें, जिसके कारण से वो ज्यादा से ज्यादा करंट को वहां से लेने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होता है, ज्यादा करंट आता है। ज्यादा करंट आने से क्या आ जाएगा? हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से वहां पे आग लग जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग देख लीजिएगा बाबू। लाइव वायर क्या होता है? लाइव वायर माने जीवित तार, माने जिसमें करंट आता है उसको लाइव वायर कहते हैं। अर्थ वायर समझ लीजिएगा, न्यूट्रल वायर समझ लीजिएगा। एक लास्ट चीज बच रहा है, सोलेनोइड, जिसको कहते हैं परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका। तो परिनालिका क्या होता है? ठीक है, परिनालिका क्या होता है? परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का डायग्राम देख लेंगे। परिनालिका का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? परिनालिका से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ सकता है, तो याद रखेंगे। परिनालिका से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड मेरे दिमाग में एक बात याद आ रहा है कि परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है। तो परिनालिका के कारण संपूर्ण परिनालिका के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक समान होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये था आपका फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, जो मेरे अकॉर्डिंग लगा कि जो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा। इससे बाहर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसको बारीकी से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे जो है हमारे केमिस्ट्री के सर आएंगे, प्रभात राज, वो आपको केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। हेलो बच्चों, मैं प्रभात कुमार राज आज आपको क्लास 10th के जैक बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आने वाले हैं उसको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को, और ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है। इससे आपके 1 नंबर और इससे ज्यादा नंबर वाले जितने भी नंबर के क्वेश्चन होंगे सब इंपॉर्टेंट इसी में से आएंगे। अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो टाइप्स तो वैसे 3-4 होते हैं। जैसे पहला हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, कल एग्जाम है, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, पहला होगा कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके और भी कई प्रकार हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब अगर हिंदी में हम देखें तो इसका मतलब होता है संयोजन, और इसका डीकंपोजिशन का मतलब होता है वियोजन। जैसा कि नाम हम लोगों को दिखता है उसी तरीका से कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कंबाइन होना। मतलब जब हम दो चीज मिलकर एक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। या डीकंपोजिशन मतलब कि जैसे वियोजन हो रहा है, यानी कि टूटना है। संयोजन मतलब कि एक साथ मिलना, जैसे कि A प्लस B अगर दोनों मिले, अगर AB बनता है, दो अलग अलग जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर यही AB किसी भी कारण से, किसी भी कैटलिस्ट की मदद से अगर A अलग और B अलग होता है, उसको हम वियोजन या डीकंपोजिशन रिएक्शन बताते हैं। तो जो एग्जाम्पल है दोस्तों, उसमें सबसे पहला क्या होगा कि अगर हम इसमें अगर एग्जांपल लेके चले, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करें तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक इसी तरीका से अगर हम वियोजन डीकंपोजिशन रिएक्शन का अगर एग्जांपल लेके चले तो क्या होगा दोस्तों कि अगर मान के चलिए कि ऐसा एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम इसको हीट प्रदान करें, जिसको हम उष्मा भी बोलते हैं,
अगर इस तरीका से क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सा तरीका का रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट मिलने पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 बनाता है। यानी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है तो किस तरीका का रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम इसको वियोजन भी कहते हैं। आगे अगर बात करें तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करें दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की अगर बात किया जाए तो केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चले कि कोई भी एक, जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है और ये Na2 हो रहा है, तो क्या ये बैलेंस है कि नहीं? कोई भी रिएक्शन हम केमिस्ट्री में लिखते हैं तो उसको हम बैलेंस करके लिखते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बीच से एक लाइन खींच लेंगे। अब LHS में क्या क्या एलिमेंट है और राइट हैंड में क्या क्या एलिमेंट है उसको हम लिखते हैं। जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, इधर भी सोडियम, इधर भी ऑक्सीजन। सोडियम की संख्या इधर कितनी है? 1। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। इधर सोडियम का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, सोडियम इधर 1 है, सोडियम इधर 2 है, तो सोडियम को हम 2 कर लेंगे। तो 2 करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पहले हम लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 कर दिए, तब अब बदले जाने के बाद की संख्या क्या हो जाएगी? सोडियम 2 और ऑक्सीजन इधर 2। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ कि सोडियम 2 तो मैच कर गया, लेकिन ऑक्सीजन जो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अगर हम इसको फिर से अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे नहीं लिखना चाहेंगे, कहाँ लिखेंगे? हम यहीं पे लिखेंगे। जैसे ही यहाँ लिखते हैं फिर चेंज हो जाएगा सारा का सारा। जैसे सोडियम कितना संख्या हो गया? 4। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2। यहाँ पे सोडियम कितना है? 2, लेकिन यहाँ पे कितना बदल गया है दोस्तों? 4। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिटाएंगे, 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। यानी कि जो पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन था, अगर हम बैलेंसिंग करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि अब सोडियम की संख्या कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी सोडियम की संख्या 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2। ठीक उसी तरीका से कुछ हम एग्जांपल्स देने वाले हैं आप लोगों को। वो एग्जांपल क्या क्या है उसको आप थोड़ा सा खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे जो एग्जांपल है दोस्तों उसमें क्या होगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप? जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है Fe प्लस H2O, जो कि बाद में बनता क्या है? Fe3O4 प्लस H2 गैस। अब हम इसको सिम करेंगे, अगर इधर 3 है तो इधर हम 3 लगा लेंगे, ऑक्सीजन इधर 4 है और हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करना चाहेंगे? ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे हमको 4 लगाना होगा और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, उधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 8, इधर भी हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को 4 लिख देंगे। तब अब संख्या कितना हो गया? 3 आयरन। ऑक्सीजन यहाँ पे संख्या कितना है? 4, ऑक्सीजन का यहाँ संख्या 4, हाइड्रोजन कितना है? 8, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 8। Fe इधर कितना है? 3, हाइड्रोजन कितना हो गया? 8, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, इधर भी 3, इधर भी 8 और 4। आगे एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो उसमें होगा जैसे MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अगर इसमें हम HCl मिलाएं तो क्या बनेगा? ऐसे गेस कर सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर गेस नहीं कर पा रहे हैं तो बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये NCERT के एग्जांपल में भी है और किसी भी जगह पे आपको ये मिल जाएगा। MnO2 प्लस HCl को अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो MnCl2 H2O बन रहा है, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करेंगे? एक और एग्जांपल जैसे NaOH, ये भी एग्जांपल आपके एग्जांपल में दिया हुआ है आपके बुक में। H2SO4 अगर हम इसको रिएक्ट कराएं तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2। ये रहा बैलेंसिंग के बाद। ये केमिकल इक्वेशन जो हम 4 एग्जांपल बताए हैं दोस्तों, चारों एग्जांपल क्या करेंगे आप अच्छा से ध्यान में रख लेंगे। आगे चलते हैं, आगे के लिए हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्या होता है? इसमें कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं? चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए कि अगर एक बीकर है, अगर मान लीजिए ये हम बीकर में क्या करते हैं कि 2 रॉड लगा देते हैं।
दो रॉड लगा लिए, किसी भी चीज का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हम ऐसे ही करते हैं, दो रॉड लगा लिए। अब क्या करेंगे कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ लेंगे। अब इसमें लाइट करंट पास होने लगा। मान के चलिए इसमें पानी भरा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं कैथोड और नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को हम बोलते हैं एनोड। अगर मान लीजिए इसमें H2O भरा हुआ है तो क्या होगा, किसी भी कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी जो सोल्यूशन होता है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है कि वो अपने आप को तोड़ता है। तो अगर H2O अगर टूटेगा तो H2O को अगर हम अलग तोड़ के देखें तो क्या होगा, H प्लस और O2 माइनस। तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस वाले के पास आके जुड़ेगा और जो प्लस वाला होगा वो कहाँ आके जुड़ेगा, माइनस वाले के पास आके जमा होगा। तो इससे क्वेश्चन ये हो सकता है कि एनोड के ऊपर कौन सा एलिमेंट आके जुड़ेगा या कैथोड के ऊपर कौन सा एलिमेंट आके जुड़ेगा, यही एक हो सकता है। आगे क्या चलते हैं, आगे अगर बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड किसको कहते हैं, जिसको अम्ल कहते हैं, एसिड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एसिड किसको कहते हैं, अभी जैसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस में अगर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अगर जो हम प्रोसेस करा रहे थे, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो उसमें क्या होगा, अगर उस प्रोसेस में H प्लस आयन ज्यादा होगा, अगर उस प्रोसेस में H प्लस आयन होगा अगर ज्यादा, तो उसको हम क्या, ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड कहते हैं सिंपल भाषा में। अगर उसी प्रोसेस में OH माइनस अगर आयन ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस कहेंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर देखा है कि एसिड क्या है या फिर उसको हम किस तरीका से कर सकते हैं, एसिड क्या होता है, तो एसिड उसको कहते हैं जिसमें हम H प्लस आयन हो, यानी कि उसको हम एसिड बोलेंगे। OH माइनस वाले को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। समझ गए दोस्तों। और आगे अगर हम बात करें तो क्या होगा कि लिटमस टेस्ट, हम एसिड या बेस में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो हम लिटमस टेस्ट, लिटमस जो पेपर होता है उसको उस तरीका से अगर हम लिटमस टेस्ट इसको कहते हैं, अगर पेपर पे टेस्ट करें तो क्या होता है कि अगर दो तरीका का लिटमस है, एक ब्लू और एक रेड, अगर किसी भी लिटमस में अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि अगर ब्लू लिटमस पेपर है या रेड लिटमस पेपर है, तो अगर ब्लू से अगर वो रेड में चेंज हो रहा है तो समझ जाइए कोई भी चीज डालने पे अगर ब्लू लिटमस से रेड में डालने हो तो समझ जाइए वो सब्सटेंस जो है कैसा है, एसिडिक है। अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ जाइए वो सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। एसिड और बेस में दो एग्जांपल, अगर H प्लस आयन है तो उसको एसिड बोलेंगे, OH माइनस आयन है तो उसको बेस बोलेंगे। लेकिन वही लिटमस पेपर कैसा रहेगा, ब्लू कलर का, अगर उसमें कोई भी सब्सटेंस डालेंगे अगर वो रेड बनता है तो वो एसिडिक होगा। रेड को अगर ब्लू में चेंज करें उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। अगर बात करें कि जितने भी एसिड है उसमें कॉमन क्या होगा, जैसे कि अम्ल क्या है, ये तो एग्जांपल हो गया। अम्ल किसको कहते हैं, जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होगा उसको अम्ल कहेंगे या एसिड कहेंगे। अब जितने भी अम्ल होंगे क्या कॉमन होगा, क्या समानता होगा, जितने भी अम्ल हैं उनमें समानता क्या होगा, तो देखिए जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या निकल रहा है, H प्लस आयन होगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाए कि जिस प्रोसेस में या फिर जिस भी कंसंट्रेशन में अगर H प्लस आयन जितने भी एसिडिक हैं उसमें क्या कॉमन होगा, H प्लस आयन हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा। और कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि एसिड जो है हर जगह पाया जाता है, जैसे हम पहले से हम लोग जानते हैं कि एसिड को हम अलग अलग तरीका में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें, यानी कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, अगर ये पूछ दे दोस्तों तो इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर हम टोमेटो की बात करें, यानी कि टमाटर की बात करें, तो टमाटर में कौन सा पाया जाता है, क्या आप लोग जानते हैं टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इसमें होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, इमली, इसको इंग्लिश में हम टर्मरिन भी कहते हैं। कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड। तो आप केवल एग्जांपल कुछ की जो नेचुरल कैसे कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मिल्क, दूध में कौन सा, इसमें कौन सा, ये आप जान सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल अगर हम बात करें कि पीएच स्केल किसको कहते हैं, पीएच स्केल किसको कहते हैं, तो पीएच स्केल की अगर बात करें तो ये पीएच स्केल कुछ इस तरीका का होता है कि अगर इसका इंडिकेटर बीच में इधर 7, इधर सबसे ज्यादा राइट साइड में 14 और इधर क्या होगा 0। अब क्या होगा, ये पीएच स्केल कितना होता है, 0 से 14 के बीच में। अब क्या होगा कि अगर कोई भी अगर H प्लस आयन ज्यादा है, इधर अगर जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उधर उतना ज्यादा पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होते जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अगर H प्लस आयन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा पीएच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा OH माइनस आयन होगा
जितना ज्यादा OH माइनस होगा pH का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो हम अभी तुरंत पढ़े कि एसिड में क्या होता है, या H प्लस आयन ज्यादा होता है। तो एसिड जो होगा वो किधर होगा, 7 से कम और 0 तक, 0 से लेके बीच में कौन सा पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा। 7 से लेके 14 तक में क्या पाया जाएगा, बेसिक पाया जाएगा। कुछ एग्जांपल अगर बात करें तो HCl जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका वैल्यू अगर जानना चाहें हम तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में आता है उसका अगर हम निकालें कि उसका क्या होना चाहिए, तो उसका जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 1। ये 1 किसका होगा, गैस्ट्रिक जूस का। 2 के आसपास किसका होगा, लेमन वाटर का। ये क्या है, एसिडिक है ये सब। 7 में किसका आता है, ब्लड प्योर वाटर, उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। अब जितना ज्यादा मेटालिक ऑक्साइड होगा, मेटालिक ऑक्साइड अगर क्या होता है उन सब, वो सब क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होगा। तो वो क्या होगा उसका, 7 से 14 के बीच में। जैसे अगर किसी भी सोल्यूशन का अगर हम बात करें, कोई भी सोल्यूशन जो है कि उसमें कितना होता है, बेसिक ऑक्साइड की अगर बात करें, अगर मेटालिक ऑक्साइड ना लिख के हम यहाँ पे क्या करें, बेसिक ऑक्साइड की बात करें कि जितना ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड का क्या होगा, पीएच वैल्यू 9 होगा। बेसिक ऑक्साइड, सोल्यूशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड का पीएच वैल्यू क्या होगा, 9। और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे अलग अलग जो होगा। अब क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज, 2 यूज, 4-5 यूज केवल अगर पूछे तो 4-5 यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 2 यूज पढ़ना है आपको, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं पढ़ना आपको, 2 यूज पढ़ना, कौन कौन सा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा का। ये दोनों आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, केवल टिक करके पढ़ के रट के चले जाइएगा। ये दोनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन यूजेस, अगर सॉल्ट की बात करें कि सॉल्ट में क्या पढ़ना है, तो सॉल्ट में बेकिंग सोडा ज्यादातर आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज पढ़ के आप क्या करिएगा, आप जो है चले जाइएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए, मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मेटल की बात करें, मेटल और नॉन मेटल में बात करें तो मेटल जैसे कि क्या होता है, पहला चीज की बाहर से क्या होगा, लस्ट्रस होगा। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी सब की बात करें तो क्या होगा, लस्ट्रस होगा, यानी कि चमकीला होगा, शाइनी होगा, चमकीला। ये क्या होगा, नॉन लस्ट्रस होगा, जस्ट इसका उल्टा। एक एक लाइन में याद करके चले जाइए आप लोग, ये चमकीला नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये होगा सोनो रस, सोनो रस। सोनो रस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम घंटी बजाते हैं तो आवाज करता है, तो ये मेटल का प्रॉपर्टी है कि वो कैसा होगा, सोनोरस होगा। ये क्या कहेंगे इसको, नॉट सोनोरस। इसमें क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब कि इसमें हम विद्युत की संचालक भी कह सकते हैं, विद्युत की संचालक। ये क्या होगा, गुड कंडक्टर, और ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, और जितना भी मेटल नॉन मेटल के बारे में होगा आप पढ़ सकते हैं खुद से, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर की अगर बात करें कि कंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं, अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कितना, कौन सबसे ज्यादा होगा, अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, कंडक्टर कि कंडक्टर जो है, मेटल कंडक्टर है, ये हम जानते हैं कंडक्टर है, यानी कि विद्युत की संचालक है, विद्युत की संचालक। लेकिन अगर इसमें बात करें कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर उसकी बात करें तो अगर हम उसमें देखने जाएं तो क्या होगा, सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर क्या होगा, एजी। एजी का मतलब होता है सिल्वर, एजी को हम क्या, सिल्वर, एजी किसका सिंबल है, सिल्वर का, सिल्वर मतलब चांदी। फिर आएगा आपका कॉपर, कॉपर, कॉपर
कॉपर का मतलब क्या हो जाता है Cu। Ag के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है कॉपर आता है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा गोल्ड आएगा Au गोल्ड। यानी कि सबसे ज्यादा तेज गुड कंडक्टर क्या होगा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Ag यानी कि चांदी। उसके बाद क्या होगा कॉपर, उसके बाद क्या होगा गोल्ड, उसके बाद क्या होगा आपका एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होगा मरकरी। अगर ये इसमें बात करें तो ये क्या होगा बेस्ट कंडक्टर बेस्ट, और सबसे जो लीड है वो क्या होगा पुअर होगा। मरकरी जो है Hg, इसको हम मरकरी कहते हैं, ये कौन सा कंडक्टर होगा पुअर कंडक्टर होगा, और Ag यानी कि सिल्वर होगा क्या होगा बेस्ट कंडक्टर होगा। अब आगे बात करें, अगर आगे की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको इंपॉर्टेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम आएगा आपको और रिएक्टिविटी सीरीज में क्वेश्चन बनाने में भी काम आएगा। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो रिएक्टिविटी सीरीज से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ये सोल्यूशन जैसे कि आयरन जो है ये कॉपर को, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं, हटा पाएगा कि नहीं, ये किसके ऊपर है, क्या हम चांदी को हम कॉपर से हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होगा कि हम रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज देख लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपके बुक में है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, वो क्या होगा पहले रिएक्टिविटी सीरीज की अगर बात करें घटते क्रम में तो उसमें होगा आपका सोडियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक आयरन टीन, जिंक आयरन टीन, हाइड्रोजन, जिंक आयरन टीन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कॉपर, फिर उसके बाद आ जाएगा AgAu। ठीक इस तरीके से ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। अब क्या होगा कि अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि क्या इसमें क्या होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज ये लो है लोवेस्ट, और ये क्या है हाईएस्ट से लोवेस्ट में, मतलब इसके पास इतना पावर होगा कि इन सबको क्या कर देगा वो डिस्प्लेस कर देगा, मतलब रास्ते से हटा देगा। तो मान के चलिए कि ये कहीं कोई चीज का सोल्यूशन है, जैसे कि ये कॉपर का सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि कॉपर सोल्यूशन में अगर हम आयरन का नेल डालते हैं तो क्या इस कॉपर सोल्यूशन का चेंज होगा कलर। तो देखिए क्या है आयरन कहाँ है, आयरन आपका यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर कहाँ है, कॉपर आपका यहाँ है। तो क्या आयरन जो है कॉपर के सोल्यूशन का कलर चेंज कर पाएगा, तो हाँ बिल्कुल कर पाएगा। क्या है क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए क्या होता है कि क्या होगा कि आयरन जो क्योंकि ज्यादा ताकतवर है इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है फ्रॉम कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर हो सकता है। अब चलिए हम मेटालिक ऑक्साइड के बारे में बात करना चाहते हैं। मेटालिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, किस तरीका का मेटालिक ऑक्साइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई और जैक दोनों में पूछा जाता है। तो मेटालिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो मेटालिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम अगर मेटल है और उसमें हम ऑक्सीजन रिएक्ट कराएं तो जो नया मेरा एलिमेंट बना उसको हम क्या बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड अगर सोडियम से करा रहे हैं तो हम जैसे जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, एसिड को अगर हम बेस में मिलाएं तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि कभी कभी कुछ मेटालिक ऑक्साइड कभी कभी एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, जैसे उसको हम क्या बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। हम क्या पढ़ने वाले हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कहते हैं ना, एम्फोट्रिक ऑक्साइड उसको कहते हैं वैसा ऑक्साइड, वैसा मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। उसको हम क्या बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर बात कर लें, वैसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड दो होगा, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जैसे Al2O3 और एक होगा ZnO जिंक ऑक्साइड। दोनों किस तरीके के ऑक्साइड्स हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। अब हम बात करें कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड कैसे बिहेव करते हैं, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसको कहेंगे वैसा मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जांपल क्या होगा Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते चलते हम कहां पहुंचेंगे,
चैप्टर नंबर आपका क्या होगा नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4। जैसे कि कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें तो कार्बन अपने आप में एक अलग मेटल है, अलग सा एलिमेंट है। कार्बन का अगर हम बात करें तो इसका सिंबल क्या होता है C, इसका क्या होगा, कितने नंबर पे आता है ये, 6 नंबर पे आता है कार्बन। और क्या होगा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका क्या होगा, K में L में कितना होगा 2 और 4, L में क्या होगा 4, यानी कि ये या तो ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी बिहेवियर के चलते कार्बन के बारे में हमको आगे और भी पढ़ना है, जैसे 11th 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कार्बन के ऊपर ही, कार्बोनेटेड कंपाउंड के ऊपर है। कार्बन में पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड की अगर हम बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मिनिमम 2 बॉन्ड पढ़ेंगे हम। एक होगा आयोनिक बॉन्ड और दूसरा होगा कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसको कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड उसको कहेंगे जिसमें आयोन्स का ट्रांसफर हो, क्या हो, आयोन्स का अगर ट्रांसफर हो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जिसमें बॉन्ड जो है शेयर हो, आयोन्स का शेयरिंग हो, आयोन्स का क्या होगा, शेयरिंग होगा, उसमें हम उसको हम क्या बोलेंगे, कैसा बॉन्ड बोलेंगे, वो आपस में कैसा बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जिसमें आयोन्स ट्रांसफर हो उसमें उसको हम किस तरीके का बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जिसमें आयोन्स करके क्या होगा, शेयर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो सोडियम और NaCl आप लोग जानते हैं जिसका नेम क्या है, सॉल्ट। हर एक एलिमेंट अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी सेल में उसके साथ चलता है। मान लीजिए सोडियम के पास 1 है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी सेल में, 17 होता है। अब क्या करेगा, इसको पूरा करने के लिए एक आयन क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है और इसके पास एक कम है। वैसे जिसमें आयन्स का ट्रांसफर हो रहा है उस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड इन दोनों में NaCl में बना है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन C, और H के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। आगे चलते हैं कि केमिकल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम जानते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला किसको कहते हैं, क्या होता है। तो उससे पहले हम क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कि 3 फैमिली है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो ये 3 फैमिली है, तीनों का अपना अपना अलग अलग नियम है। और क्या है, इसके पास 10 मेहमान हैं, कौन कौन से, मिथ, जिसके पास केवल कार्बन के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या के हिसाब से, कार्बन की संख्या कितनी है, अगर जिसके पास कार्बन की संख्या 1 होगा उसको क्या कहेंगे, हम मिथ कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। जिस नाम के पास 10 कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेक। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का अपना अपना फॉर्मूला है कि आप जो है मेरे पास आइएगा तो कौन सा नियम फॉलो कीजिएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर अल्कीन के पास जाएगा कोई भी, अल्केन के पास, तो कहे कि कार्बन की संख्या को हम n और हाइड्रोजन की संख्या को हम क्या करेंगे, 2n+2 करेंगे। अल्कीन कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, हम इस फॉर्मूला से आपको होके गुजरना होगा, आपको हम इतना देंगे। अल्काइन क्या कहता है, CnH2n-2। अगर बात कर ले कि प्रोप की, अगर हम बात करें प्रोप में कितना कार्बन हो जाएगा, 3 कार्बन होगा। तो प्रोप में अगर बात करें तो अगर प्रोप इधर आता है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, इसका नाम ले लेगा प्रोपेन, एन लास्ट में, इधर नाम हम क्या लगाएंगे, लास्ट वाला जो नाम होगा। तो प्रोपेन बात करें, इसमें कितना कार्बन है, पहले से 3 कार्बन है, तो क्या करेंगे, एन की जगह पे हम 3 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 3+2 C3H8, ये किसका हो गया, प्रोपेन का। अब अल्केन क्या कहता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है, कोवैलेंट बॉन्ड, अल्कीन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड और अल्काइन में कितना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जान के चलिए कि ये फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, अल्कीन का क्या होता है, अल्काइन का होता है, अगर कौन सा कार्बन आके अगर घुसता है तो क्या बनता है। अब चलिए इसमें जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह का होता है, हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो पहले होगा आपको हैलोजेंस, इसमें क्या होगा दोस्तों, हैलोजेंस क्या होता है, जो नाम के आखिरी में जुड़ता है, नाम के आखिरी में जुड़ता है, स्ट्रक्चर के आखिरी में जुड़ेगा ये, और नाम के पहले जुड़ेगा, स्ट्रक्चर के लास्ट में और नाम के पहले, फर्स्ट में। जैसे 2 होंगे, जैसे Cl होता है हैलोजेंस, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो भी है। क्या होगा, जैसे प्रोपेन का हम बात करें तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कार्बन कितनी संख्या थी, 3 थी, C3 और H8। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। लेकिन उसी में क्या होगा, हेलोजन्स की अगर बात करें तो क्लोरोब्रोमो आयोडो, अगर मान के चलिए कि हमको हेलोजन में जैसे कि प्रोपेन से हमको क्या बनाना है, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, तो क्या हुआ, नाम के पहले क्या जुड़ गया, फर्स्ट में आ गया, नाम के पहले फर्स्ट और स्ट्रक्चर के लास्ट में जाएगा। तो क्लोरो जैसे ही आएगा इसका मतलब हम समझेंगे Cl, ब्रोमो जैसे ही आएगा इसका मतलब हम समझेंगे Br, आयोडो जैसे ही आएगा इसके लास्ट में इसका मतलब हम समझेंगे I। तो स्ट्रक्चर में कैसे जोड़ेंगे, तो C लास्ट में हम जोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर के कहां में जुड़ेगा, लास्ट में। Cl एक जगह हो जाएगा, बाकी जगह पे जैसे हाइड्रोजन था अपनी जगह पे वैसे ही हाइड्रोजन रहेगा दोस्तों। Cl जैसे ही यहां पे आया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। अब ठीक उसी तरीका से ऑक्सीजन का अपना एक, ऑक्सीजन का अलग अलग आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे। पहला होगा आपका अल्कोहल, जिसके लास्ट में OH जुड़ता है, किसी भी स्ट्रक्चर के लास्ट में क्या होगा, OH होगा। नाम में क्या जुड़ेगा, OL। जैसे प्रोपेन का क्या करेंगे हम, प्रोपेन, इसमें क्या हो जाएगा, C3H8 है आपका, इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका H, एक अलग हटके क्या हो जाएगा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड H, बाकी इधर हाइड्रोजन। तो ये नाम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक उसी तरीका से आपका एल्डिहाइड जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लास्ट में क्या जुड़ता है, CHO, CHO किस में जुड़ता है आपका, एल्डिहाइड, OH किस में जुड़ता है आपका, अल्कोहल। वैसे ही नाम हर जगह पे चेंज होगा। जैसे कि कीटोन, कीटोन, कीटोन में क्या जुड़ेगा, कीटोन में जुड़ेगा आपका C डबल बॉन्ड O। एक कार्बोजाइलिक एसिड हो जाएगा आपका, 4 तरह का होगा ये कार्बोजाइलिक एसिड, इसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और OH। क्लियर है दोस्तों, ये आपका किस में हो जाएगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन में। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा एक नजर पीछे हम देख लेते हैं। केमिकल आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, आइसोमरिज्म किसको कहेंगे दोस्तों, आइसोमरिज्म जो होगा मेरा वो क्या होगा, आइसोमरिज्म किसको कहेंगे, आइसोमरिज्म एक कार्बोनेट कंपाउंड का प्रॉपर्टी है कि जिसका फॉर्मूला एक हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। आइसोमरिज्म किसको करेंगे कि जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, केमिकल फॉर्मूला एक ही हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग होगा। जब स्ट्रक्चर अलग अलग होगा दोस्तों तो उसका नाम भी अलग अलग होगा। आइसोमरिज्म का एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो अगर हम अब मीथेन प्रोपेन का ले लिए, ब्यूटेन छोड़ते हैं, इसको हम पेंटेन की बात करते हैं। तो पेंटेन की बात करें तो पेंटेन जो होगा, पेंटेन, पेंटेन की अगर बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5, पेंट मतलब कितना, 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी संख्या, 12 हो जाएगा। तो C5H12 क्या हो गया, ये केमिकल फॉर्मूला होगा। तो आइसोमरिज्म किसको कहेंगे, जिसका केमिकल फॉर्मूला एक ही हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो केमिकल फॉर्मूला यही होगा। अब स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करें तो मान के चलिए कि ये कार्बन 5 हम यहां रख लेते हैं, हाइड्रोजन यहां हो गया, हाइड्रोजन अगर 12 हाइड्रोजन हो गया, 3 2 5, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ये पेंटेन हो गया। ये नॉर्मल पेंटेन की बात करें C5H12। अब हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करके देखते हैं। मान के चलिए कि ये 4 कार्बन इधर और 1 कार्बन हम इधर लगा लिए, है ना। अब कार्बन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 12, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इससे क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इसका नाम भी चेंज होगा। जब हम कोई अगर CH3 अलग होता है, जैसे कि किसी भी ब्रांच में CH3 लगा हुआ है तो उसको हम मिथाइल कहते हैं। अगर C2 2 कार्बन और H5 लगा हुआ है तो उसको हम इथाइल बोलते हैं। अगर देखिए कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि ब्रांच हो रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। अब क्या होगा, मेन चेन में कितना है, 4 हो गया, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
अब एक और स्ट्रक्चर इसका बन सकता है, क्या करेंगे हम, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक ही कार्बन यहाँ रखते हैं और चौथा कार्बन यहाँ और पांचवा कार्बन यहाँ रख देते हैं। इसके पास हाइड्रोजन अपना, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन। तीसरा जो आइसोमरिज्म में तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा इसका, ये इस प्रकार होगा। तब देखिएगा कि क्या होगा, दूसरे स्थान पे क्या है, दोनों जगह, तो क्या इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में 3 कार्बन है तो मिथिल प्रोपेन। अगर कोई पूछ दे कि पेंटेन का आइसोमरिज्म करके दिखाओ, तो पेंटेन का पूरा आइसोमरिज्म आपका यहाँ है। आइसोमरिज्म किसको कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला एक ही हो, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 3 बनेगा इसका। अगर हम चौथा बनाने की कोशिश करें तो एक तो इधर लाए, एक को ऊपर लाए। अब इसको अगर और इधर लाएंगे तो फिर वो मेन चेन में आ जाएगा, फिर से वही बन जाएगा। जैसे अगर हम चौथा बनाने की कोशिश करें, करेंगे कि फोर्थ में क्या हो सकता है, क्या पेंटेन का कोई चौथा आइसोमर हो सकता है फोर्थ। तो देखिए पहला में क्या किए कि पहला जो होगा इसको हम यहाँ पे ले आए, दूसरे में इसको और इसको यहाँ पे ले आए। अब हम दूसरा में क्या किए, ऐसे कर लिए, क्या इसका तीसरा कोई होगा, तो तीसरा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो होगा फिर से अगर क्या हो जाएगा कि अगर सी हम यहाँ लाएं और इसके नीचे हम ले आए 4 कार्बन, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। हेलो बच्चों, इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। बच्चों, मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। देखिए क्लास 10th में बायोलॉजी में कुछ ही चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप रिव्यू कर लें और जिनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हाईएस्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला चैप्टर हो गया हमारा लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पर हमको पता होना चाहिए कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस के टाइप्स क्या क्या हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों का आगे टाइप्स, तो फोटोसिंथेटिक हो गया, ऑटोट्रॉप्स। तो हमको ये डिस्कस करना है, ठीक है, कि इनके आगे के टाइप्स क्या कैसे हैं, इनकी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इस चैप्टर में जो भी बाइफर्केशंस है, टाइप्स है यहाँ पे, ठीक है ना, इन सभी के आपको आगे फीचर्स पता होने चाहिए। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन के बाद आपका रेस्पिरेशन। तो जब आप रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में आपको लंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर आपको बच्चों हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। हार्ट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और लाइफ प्रोसेस का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको आप मिस कर जाते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन होना चाहिए। हालांकि इस चीज के ऊपर आपको एक डेडिकेटेड चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च डिटेक्शन टेस्ट। ये एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ लें एक बार एनसीईआरटी से। इसके बाद एक्सक्रीशन के पार्ट में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़ लें, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पढ़ लें। और मेरे अकॉर्डिंग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, मूव करते हैं आगे हमारे दूसरे चैप्टर्स के ऊपर, जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, ये चैप्टर जो है ये एक अच्छा खासा मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। बच्चों, आप क्या करें कि इस चैप्टर से सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स पढ़ लें, प्लांट के हार्मोन्स पढ़ लें। ठीक है, और साथ ही साथ इनका फंक्शन भी पढ़ लें। ठीक है, प्लांट के हार्मोन्स क्या है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या है। ये हाईएस्ट वेटेड क्वेश्चन है बाबू, ये हर बार जो है लगभग
देखा जाता है सैंपल पेपर्स में, गेस्ट पेपर्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में प्लांट हार्मोन्स के बाद दूसरा जो चीज आप पढ़ सकते हैं वो है CNS यानी कि ब्रेन। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। दूसरा चैप्टर हमारा जो कि है रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसकी बात करेंगे बच्चों। इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। अब इन टाइप्स में जैसे कि मैं बता ही देता हूं आपको, एक रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे हो गया फिजन, हो गया फिजन के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हो गया आपका बाइनरी फिजन, हो गया मल्टीपल फिजन, हो गया, ये सब पढ़ लें। अब इसके बाद फिजन के बाद हो गया आपका बडिंग आप पढ़ सकते हैं। और एक और चीज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैं बताना चाहता हूं कि हाईएस्ट वेटेड चीज जो है वो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। इसकी लेबलिंग याद रखें। ठीक है, ओवरी हो गया, ठीक है, यूट्रस हो गया, इस तरीके से इसके पार्ट्स जैसे लेबलिंग आपको याद रखना है बच्चों। अब इसके बाद इन दो टॉपिक्स के बाद हम बात करेंगे आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल अक्सर सैंपल पेपर्स में, गेस्ट पेपर्स में देखा जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप देख लें, रिव्यू कर लें। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे चलते हुए हेरिडिटी चैप्टर आता है हमारा। बच्चों ये चैप्टर अकेले ऐसा है कि सबसे ज्यादा वेटेड चैप्टर है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यही चाह जाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आप क्या कर लें, इसमें हम क्या कर लें कि आप मेंडल के लॉ याद कर लें और मोनोहाइब्रिड और साथ में एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों ये आपको देख लेना है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है बच्चों, मोनोहाइब्रिड, और ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड। ठीक है, देख सकते हैं कि जब हम एक जीन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, देन इट इज कंसीडर्ड एज मोनोहाइब्रिड, और जब हम लोग दो जीन को कंसीडर करते हैं तब ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आवर एनवायरमेंट। बच्चों इस चैप्टर से ज्यादा तो नहीं, बट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं गेस करता हूं। ठीक है, पहला हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल्स, और इसके बाद दूसरा हो गया हमारा 10% लॉ। बच्चों ये वो टॉपिक्स है जो कि हाईली वेटेड है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका 19 तारीख है और कल जो एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन यहीं से हो, हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लोग डाल्टनगंज में रेडमा चौक के पास ब्राइटन स्कूल के सामने अवेलेबल है। आप आकर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लासेस को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।